दोस्तों सीज़न 2 के एंड के वक्त हमने बताया था कि हम रिबूट करके सीज़न 3 आपके सवाल का लाएंगे बहुत ही शानदार अंदाज में। तो दोस्तों ये 2.5 फिलर एपिसोड है आपके सवाल का, और नेक्स्ट वीक से हम इस कड़ी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं जहां दर्शकों के सवाल और हमारे जवाब होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीम एजीएल। पहला सवाल जो है फ्रेंड्स वो है अरुण कुमार जी का, और इनका सवाल किसी वीडियो से रिलेटेड है। किसी वीडियो में इन्होंने देखा होगा कि कोबरा और बैंडेड क्रेट के बीच में शायद मुठभेड़ हुई हो, और उस मुठभेड़ के पश्चात कोबरा की जो है डेथ हो जाती है और बैंडेड क्रेट जो है वो सुरक्षित बच निकलता है। तो अरुण कुमार जी इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं कि बैंडेड क्रेट और कोबरा दोनों ही न्यूरोटॉक्सिक वेनम को पोजेस करते हैं। अगर कॉमन टर्म्स में बात की जाए तो ऐसा क्या हुआ जिस कारण बैंडेड क्रेट बच गया लेकिन कोबरा अल्लाह को प्यारा हो गया। अक्षय जी, यहाँ इस पे हमने एक पूरी वीडियो जो है वो बना रखी है पहले ही, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बैंडेड क्रेट एक ऐसा सांप है जो किंग कोबरा के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ओफियोफैगी करता है। और उसको देखा गया है कि उसके साइज़ के कंपैरिजन में कहीं भी अगर थोड़ा छोटा या कभी कभी उससे बड़े सांपों को भी वो मार के खाने में सक्षम है। हाँ, कोबरा की भी बात की जाए तो काफ़ी टफ स्नेक होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बैंडेड क्रेट के सामने जो है मुकाबला इनका कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो संभावना है कि 10 में से 8 बार यही रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा अगर कोबरा और बैंडेड क्रेट का मुकाबला होगा तो। किसी एक और वीडियो का मैं रेफरेंस आपको देना चाहूँगा जहाँ पर एक रसल स्वाइपर और कोबरा के बीच में मुठभेड़ थी। कोबरा ने बाइट किया, रसल स्वाइपर ने भी बाइट किया। कोबरा को कुछ नहीं हुआ, रसल स्वाइपर की मौत हुई और कोबरा ने उसे खा लिया। साइज डिफरेंसेस ज़रूर थे, लेकिन ऐसा क्या है कि रसल स्वाइपर के वेनम को वो हल्का फुल्का या जैसा भी है पूर्णतः रेजिस्ट कर पाता है, लेकिन बैंडेड क्रेट के टॉक्सिन्स को वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। तो बैंडेड क्रेट एक ऐसा सांप भी है, अगर इसके वेनम की बात की जाए तो रिसर्च में ये सामने आया है कि बैंडेड क्रेट का जो वेनम है वो रेप्टाइल्स पे बहुत ही तेज़ी से असर करता है कंपेयरिंग टू मैमल्स। और अगर आप बाकी सांपों की बात करें, फ़र्ज़ कीजिए कि कोबरा की हम बात करें तो कोबरा भी ओफियोफैगी करता है, लेकिन जिस मतलब परसेंटेज में बैंडेड क्रेट करता है उस परसेंटेज में आप सिर्फ किंग कोबरास को ही देखते हैं उतना उस लेवल का ओफियोफैगी करते हुए। और जहाँ तक बात वाइपर्स की है तो हमने कई बार बताया कि स्नेक फैमिली में बहुत कमज़ोर ये सांप होते हैं। भले ये बदनाम है इंसान को बाइट करने के लिए, लेकिन बाय नेचर और शारीरिक संरचना अगर देखी जाए तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और क्रेट्स हो चाहे कोबराज हो, कई बार देखा गया है कि वो वाइपर्स को जो है अपना शिकार बनाते हैं। ओफियोफैगी से ही रिलेटेड एक दूसरा सवाल है। यूज़र ने मून नाइट ने हमसे ये सवाल किया है कि किंग स्नेक क्या होता है। किंग स्नेक के विषय में वो जानना चाहते हैं। संभवतः किसी वीडियो में हमने किंग स्नेक का जिक्र किया होगा, तो आप हमारे यूजर्स को, वीडियो व्यूअर्स को बताएं कि किंग स्नेक क्या है। तो किंग स्नेक सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हमारे यहाँ की स्पीशीज़ नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका की स्पीशीज़ है। कई लोग किंग कोबरा को भी किंग स्नेक कह देते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। किंग स्नेक का नाम किंग स्नेक पड़ा किंग कोबरा के नाम पे। किंग कोबरा भी एक ज़बरदस्त ओफियोफैगी करने वाला स्नेक है और किंग स्नेक भी ओफियोफैगी करने वाला ही एक सांप है। डिफरेंस ये है कि किंग स्नेक्स जो हैं वो नॉन वेनमस होते हैं और ये इनकी लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास होती है। मैं सबसे बड़े स्पीशीज़ की लंबाई बता रहा हूँ। और ये ऐसे सांप हैं जो रैटल स्नेक्स को भी खाने में झिझकते नहीं हैं, जिनके पास बहुत ही पोटेंट जहर भी होता है, शरीर भी काफ़ी उनका लंबा तगड़ा मोटा होता है, लेकिन ये ओफियोफैगी के लिए ही बने हैं। एक रिसर्च अक्षय जी ये भी बताता है कि इनका जो कंस्ट्रिक्ट करने का जो पावर है, अगर साइज़ टू साइज़ देखा जाए तो रैट स्नेक और पाइथन से डबल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे कंस्ट्रिक्ट करके अपने शिकारों को मारता होगा और बड़ी ही आसानी से उनको खा जाता है। बहुत हद तक ये इम्यून होते हैं, लेकिन कंप्लीटली जहर से इम्यून नहीं होते हैं। ये भी रिसर्च बताती है कि इनके कुछ स्पीशीज़ तो कंप्लीटली इम्यून होते हैं लोकल स्नेक्स के जहर से, लेकिन ऐसा हर स्पीशीज़ के साथ नहीं जो है वो कहा जा सकता। कुछ बाइट को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, जबकि कुछ कंप्लीटली इम्यून होती हैं। तो इसी से रिलेटेड तीसरा सवाल मनप्रीत भाटिया जी का है, जो सांप शिकार करते हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था, वुल्फ स्नेक ने स्किंक का शिकार किया और हम वहाँ पर मौजूद थे, और वुल्फ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसने अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया। मनप्रीत जी का सवाल ये है कि अक्सर उन्होंने देखा है, उन्होंने नोटिस किया है कि वुल्फ स्नेक, वाटर स्नेक जो होते हैं, वो जब स्वॉलो कर रहे होते हैं अपने शिकार को, अपने प्रे को, तो उन्हें
ह्यूमन की प्रेजेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बनिस्बत रैट, स्नेक और कोबरास के, जो कि ह्यूमन प्रेजेंस को तुरंत फील करके रिगर्जिटेट करके एस्केप करना पसंद करते। तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफ़र करता है कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पर कैसी है? इसमें अक्षय जी दोनों बातें आती हैं। पहला तो ये है कि हर स्पीशीज़ का अपना एक नेचर होता है। कीलबैक और वुल्फ स्नेक जिनकी मनप्रीत जी ने बात की है, ये नॉक्टर्नल स्नेक्स हैं जो ज़्यादातर रात में निकलना पसंद करते हैं। और जो रात वाले सांप होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं करते। और ये ऐसे सांप भी हैं जो इंसान के आसपास रहने के आदी हैं। इनको इंसानों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात की जाए रैट स्नेक की, तो वो इंसानों को देखते ही भागने का प्रयास करता है। वो डिपेंड करता है अपनी स्पीड पे, और स्पीड बनाने के लिए उसको अपना भोजन रिगर्जिटेट यानी कि बाहर निकालना ही होगा, तभी वो अच्छे स्पीड से वहाँ से भाग पाएगा। कोबरा के साथ भी यही है। कोबरा भी अगर थोड़ा सा हल्का हो गया है तो भागने में यकीन करता है। कीलबैक भी यही करता है, लेकिन कीलबैक को भागने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि वो छलांगे मारता है, छलांगे मार के भागने की कोशिश करता है। और वुल्फ स्नेक तो स्पीड पे यकीन नहीं करता है, तो वो अगर रिगर्जिटेट करता भी है, ऐसा नहीं है कि वो रिगर्जिटेट नहीं करते। रिगर्जिटेशन हर सांप करता है। अगर इंसान उनके आसपास है, उनको डर लग रहा है, तो ज़रूर वो रिगर्जिटेट करते हैं। लेकिन इसमें ये भी एक पॉइंट है कि रिगर्जिटेट करके क्या वो तेज़ी से भाग पाएंगे, वहाँ एस्केप कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पाइथन्स को आप देखिए, बोआस को आप देखिए, वो भी रिगर्जिटेट करते हैं। लेकिन जो आपने बताया कि वुल्फ स्नेक को हमने निकाला था स्किंक खाते हुए, तो हमारी टीम ने वहाँ बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात का विश्लेषण वहाँ पे किया कि क्या किया जाए कि उस वुल्फ को खतरा जो है वो कम से कम फील हो, और जो खाना उसने मेहनत करके कमाया है उसको वो रिगर्जिटेट ना करे। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि रिगर्जिटेशन के बाद उस खाने को खाने में सांप झिझकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्थिति में ऐसा होता है, कभी कभी वो खा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि उगले हुए खाने को खाने में सांप जो है थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे। इसी कड़ी में दोस्तों अगला सवाल जो है मयूर बोरसे जी का है। मयूर बोरसे जी पूछते हैं कि किसी वेबसाइट पर शायद उन्होंने पढ़ा हो या किसी वीडियो में देखा हो कि कोबरास का वेनम अगर 12 mg की मात्रा से कम एनवेनमेशन होता है किसी ह्यूमन की शरीर में, तो वो फैटल नहीं होता, वो जानलेवा नहीं होता। तो क्या इसमें सच्चाई है या केवल ये कुछ मेयर कैलकुलेशंस पर ही डिपेंड करती है चीज़? अक्षय जी, अब तो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कभी भी वेनम के एक पर्टिकुलर मतलब क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज नहीं माना जा सकता इंसान के लिए। क्यों? और हमारी टीम भी इस पे हमेशा जोर देती आई है कि पर्सन टू पर्सन वेनम की क्वांटिटी बदलती है। किस क्वांटिटी में किस इंसान को क्या रिएक्शन हो ये नहीं बताया जा सकता। तो आप 12 mg मान के मत चलिए कि 12 mg जहर अगर आपके, और ये नापने का कोई पैमाना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात अक्षय जी ये है कि इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। साधारण आदमी ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी जो मतलब बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करते हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते कि आपके शरीर के अंदर 12 mg, 13 mg, 14 mg कितना वेनम इंजेक्ट हुआ है, वो नहीं बता सकते। एक बार वेनम शरीर के अंदर गया तो वो घुल जाता है और उसके बाद जो अपना काम वो शुरू करता है, तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना mg शरीर के अंदर गया है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन क्या क्वांटिटी ह्यूमन के लिए फेटल है, मैं समझता हूँ कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। एक फिक्स क्वांटिटी को मान लेना कि इतना ही है। अगर किसी इंसान को कोई दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, या उसका इम्यून सिस्टम वीक है, या वो साइज़ में भी कम है, साइज़ में कम ज़्यादा भी है, तो भी वेनम की क्वांटिटी यहाँ पे डिफर कर सकती है। ये कई केसेस में देखा है हमने। रिसेंट ही एक केस हुआ था जहाँ पर क्रेत ने एक व्यक्ति के शोल्डर पर बाइट करी थी और विदिन 10 मिनट्स वो अपने होश गंवा बैठे थे, बेहोश हो गए थे। आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गए और आज भी उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। बहरहाल आज का आखिरी सवाल जो है शरद जी का है महाराष्ट्र से। इनके सवाल का जवाब हमने हालांकि पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन थोड़ा और विस्तार पूर्वक वो जानना चाह रहे थे। उनका सवाल है कि क्या स्नेक्स कैपेबल होते अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद करने में? जी, तो सवाल इनका ये है कि क्या स्नेक ऐसा कर सकते हैं, स्किन के थ्रू ब्रीद कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ स्किन के थ्रू वो ब्रीद नहीं कर सकते, और ऐसा करने पे मतलब ऐसा अगर हम उनको करने पे फोर्स करते हैं तो उनकी जान जाना तय है। सांपों के पास ब्रीदिंग के लिए नोस्ट्रिल हैं, वो नोस्ट्रिल से ही ब्रीद करेंगे, वही उनका प्रोसेस है। हाँ, ये अलग बात है कि
स्किन से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब ज़रूर कर सकते हैं। वो हवा भी है, वो पानी भी है, बाकी लिक्विड चीज़ें भी हैं जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये मान लेना कि वो उनका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो उनके स्किन से होता है, नहीं, ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। कुछ एक्वाटिक या मरीन स्नेक्स होते हैं जो अपनी स्किन से ब्रीद इन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके स्किन के उस पर्टिकुलर एरिया में एक पोर बना होता है जिससे वो ऑक्सीजन को अलग कर पाते हैं, जो बिल्कुल। पानी में मौजूद ऑक्सीजन होता है। ये किसी एम्फीबियन से या किसी मछली से टोटली अलग प्रोसेस होता है, जहाँ पर वो स्किन से नहीं ब्रीद कर रहे होते बल्कि एक पोर से, एक ब्लड मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीजन को अलग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फिलर एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।